गुड मॉर्निंग गर्ल्स। अब तक हमने इंडिया के अंदर पूरा इंडिया की एशिया में स्थिति, सब इंडिया नोन एज अ सब कॉन्टिनेंट, और भौगोलिक विभाग, जियोलॉजिकल विभाग, और उसके बाद हमने क्लाइमेट, और उसके बाद हमने मिट्टी पूरी देख ली है। आज से हम कर रहे हैं एग्रीकल्चर, बिकॉज बच्चों एग्रीकल्चर भारत का एक मुख्य ऑक्यूपेशन है, कृषि। अब कृषि किसे कहते हैं बच्चों? खेतों में आर्टिफिशियली पानी दे करके, वाटरिंग करके किसी भी उपज को उपजाना, जिसमें हम उपज कैसे उपजाते हैं, चाहे वो बीजों के द्वारा, बीजों के छिड़काव के द्वारा, चाहे प्लांटेशन के द्वारा, या चाहे हम एक जगह से दूसरी जगह प्लांट्स को उखाड़कर रोपित करते हैं। इस तरीके को हम कृषि करना कहते हैं। यदि कभी शॉर्ट आंसर्स में आ जाए तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब एग्रीकल्चर में बच्चों हमारा देश, जैसे तुम्हें पता है, कृषि प्रधान देश है। 34% के अराउंड लोग कृषि पर अभी भी निर्भर हैं, और हमारा मुख्य जो कृषिगत उपज हैं वो भी औद्योगिक उत्पादन में काफ़ी हद तक सहायक होते हैं। भारत में खाद्यान्न भी बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। दलहन, तिलहन और अन्य व्यापारिक फसलें, चाय, कॉफ़ी वगैरह, कहवा वगैरह, और प्लस रेशेदार फसलों का उत्पादन भी बहुत अच्छे से होता है। तो कृषि के प्रकारों को, जैसा कि आपको बहुत कोई नई चीज़ नहीं है, बस आगे चैप्टर्स में सिर्फ मैं टिप्स बताऊंगी। और हमने जो रिवर वाला, ड्रेनेज वाला मैंने डाला था आपको व्हाट्सएप पे, पूरा लिखे हुए नोट्स, उम्मीद है आपने सब वो पढ़ लिए होंगे। ठीक है, सॉरी मैं उसको मेंशन करना भूल गई थी। मैं PDF फाइल अपने YouTube चैनल या गूगल पे नहीं डालूंगी, क्योंकि मेरे नोट्स दूसरे कोई इस्तेमाल करें वो मुझे बर्दाश्त नहीं है। बच्चे करें वो ठीक है। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास एग्रीकल्चर कितने प्रकार की हो गई? जैसे मैंने बोला, खाद्यान्न, आपका बेवरेज क्रॉप्स, कमर्शियल क्रॉप्स, व्यापारिक पवने, और व्यापारिक कृषि, खाद्यान्न, दलहन, तिलहन उसमें आ गए। बेवरेज में आ गया कॉफ़ी, चाय, कहवा, पेय पदार्थ वाली कृषि, और बाकी वो दूसरी कृषि आ गई आपकी। अब बच्चों इस प्रकार से क्या हुआ कि कृषि को यदि हम ऑन द बेसिस ऑफ सीज़न, उपज के आधार पर और ऋतु के आधार पर बांटें, तो बेसिकली क्रॉप्स हमारी पहले होती थी 3 तरह की, जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। रबी की क्रॉप, रावी क्रॉप, खरीफ क्रॉप एंड जायद क्रॉप्स। ठीक है, रबी क्रॉप मतलब जो आपकी अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है, जिसमें गेहूँ जौ चना ये आता है। ठीक है, सरसों वगैरह। खरीफ क्रॉप बच्चों हम मई जून में इसको बोते हैं और सितंबर अक्टूबर में काटते हैं। इसकी मुख्य उपज है चावल, धान। ठीक है, इसके अलावा बेटे जायद क्रॉप्स जो है ये खासकर हमारे ड्राई रीजन्स में होती है, या यूँ लीजिए बहुत छोटी उपज, बहुत छोटे समय में जो उपज होती है वो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपके जहाँ पानी बहुत ज़्यादा होता है वहाँ अलग तरह की होती हैं, जहाँ पानी कम नहीं, जैसे हमारे राजस्थान में वाटर पार्ट बहुत कम है, तो हमारे जायद क्रॉप्स में होता है खरबूजे, तरबूज, मतीरा, ये जो बोलते हैं आप, ककड़ी वगैरह का, ये उस शॉर्ट पीरियड में प्रोड्यूस होती है। जैसे जो रिवर बेड्स हैं, या जहाँ अंडरग्राउंड वाटर ज़्यादा अच्छा है, उस तरह से ही इसको उपजाया जाता है कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जायद क्रॉप लगभग पूर्णतः सिंचाई के ऊपर या ऐसे कम पानी की क्रॉप है। अब बच्चों ये तो 2 तरह की चीज़ हुई। एक तो हुआ क्लासिफिकेशन उपज ऋतुओं के आधार पर, दूसरा मैंने कहा उपज के अनुसार, जिसमें खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, पेय पदार्थ और रेशे वाली क्रॉप्स, जिसमें जूट और कपास मुख्य होता है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने ये चीज़ देखी। अब मैं आपको जैसे सीधे उपजों के बारे में बताऊंगी, इसके अलावा मैं आपको हरित क्रांति, उसके मेथड, वाइट क्रांति, येलो क्रांति सब बताऊंगी, है ना। सेरीकल्चर, फिशरी कल्चर, हॉर्टिकल्चर, और इसको मैं बिल्कुल कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊंगी। एग्जाम में जैसे आता है कि रबी क्रॉप से उपज को स्पष्ट कीजिए, या व्यापारिक क्रॉप को स्पष्ट कीजिए, तो बच्चों कोई भी क्रॉप जब उगती है तो उसमें क्या होता है, पहले तो उसका स्थान कि किन किन क्षेत्रों में उपज हो रही है इसकी,
भारत के कौन कौन से राज्य इसमें शामिल हैं। फिर थर्ड ईयर के विद्यार्थी हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी क्रॉप में कौन सा स्टेट नंबर 1, 2 है, या किस स्टेट का कौन सा भाग हाईली या डेंसली प्रोड्यूस करता है उस क्रॉप को। ठीक है। तीसरा है कि हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, क्या टोटल परसेंटेज ऑफ क्रॉप का है, जिसको आप पाई डायग्राम या बार डायग्राम या लाइन ग्राफ से बता सकते हैं। और इसके लिए बच्चों, जैसे अभी आपके अक्टूबर में आपका जो फसल हुई है सारी खरीफ की फसल जो निकाली है, उसको आप ज़रूर देखें पेपर्स से। आपकी जो ये मैगज़ीन है कंपटीशन की, योजना मैगज़ीन और कुरुक्षेत्र मैगज़ीन, इसको भी अवश्य रूप से पढ़ें, उससे आपका नॉलेज साउंड होगा। ठीक है। अब बच्चों जैसे हमारे जैसे मैं बात करूं, पहली क्रॉप करवा रही हूं मैं आपको गेहूं की। तो गेहूं क्रॉप के लिए बच्चों दोमट मिट्टी बहुत अच्छी है, एलुवियल मिट्टी बहुत अच्छी है, कछारी बहुत अच्छी है, और बलुआ मिट्टी जहाँ है, जहाँ कम मतलब सैंड पार्टिकल्स ज़्यादा बड़े हैं परंतु पानी की सुविधा है, जैसे हमारे राजस्थान में, वहाँ गेहूं की फसल बहुत अच्छी होती है। अब इसमें क्या करेंगे, आप वापस इंडिया का मैप देखेंगे मिट्टी के प्रकारों का जो मैंने आपको दिया है, और उसको पढ़ करके स्टडी अब तक आपने कर लिया होगा, इसलिए उस चीज़ को आप अच्छे से देख करके देखें। अब मैं बताऊं, इसमें ये तो हुआ केवल, जैसे मैं कहूँ आपको कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, है ना, और उत्तर प्रदेश, ये तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। फिर थोड़ा कम प्रोडक्शन करते हैं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पूर्वी यूपी और बिहार। तो ये प्रोडक्शन जो मैं डायग्राम अभी आपको व्हाट्सएप पे डालूंगी, इसको मेहरबानी करके आप देखें। इसके अलावा बच्चों ज्योग्राफिकल कंडीशंस सारी किताबों में दी हुई हैं। तो मिट्टी की मैंने बात करी, दोमट मिट्टी या एलुवियल सॉइल या कछार और या बालुका, ये इस तरह की मिट्टी इसके लिए बहुत ही अच्छी है। पर जैसे दोमट मिट्टी अच्छी फाइन दोमट है तो वहाँ इरिगेशन मतलब पानी उसमें बहुत ज़्यादा टिक जाता है, तो इरिगेशन ज़्यादा बार नहीं करनी पड़ती। न तो बोते वक्त और गेहूँ पकने से पहले, बालियाँ जब आ जाती हैं उसको पकने से पहले इसमें सिंचाई की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। दूसरा, जैसे आज परमानेंट आपके गेहूँ का क्रॉप रोटेशन नहीं हो रहा है, आप केवल नॉर्मल क्रॉप कर रहे हैं। क्रॉप रोटेशन मतलब खेत आपके एक ही फसल को बार बार उगा रहे हैं या एक के बाद दूसरी फसल उगा रहे हैं। तो किस तरह का रोटेशन आप कर रहे हैं? क्रॉप रोटेशन आप करते हैं खेतों में, शस्य चक्र जिसको मैंने आपको बताया है, वो आपका सही होता है तो क्रॉपिंग उत्पादन आपका काफ़ी अच्छा होगा। दूसरा बात बच्चों, ज्योग्राफिक कंडीशन में पहला तो आ गया ये मिट्टी और स्थिति। दूसरा तापमान। तापमान बेटा गेहूँ जो है वो 16 डिग्री या 18 डिग्री ऑब्लिक कर रही हूँ, क्योंकि 16 से 18 डिग्री बोते समय टेम्परेचर यदि है तो उन क्षेत्रों में भी इस तापमान पर गेहूँ आसानी से उगाया जा सकता है। ठीक है। अब तापमान तो इस तरह से हो गया, पर पकते वक्त तापमान 21 से 24 डिग्री सेल्सियस होना अनिवार्य है। वर्षा गेहूं के लिए मैंने जिस बताया आपको, उगते समय अच्छी होती है, बहुत लाभकारी होती है, और जिन क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती है वहाँ सिंचाई के द्वारा इसको आसानी से उगाया जा सकता है। तो 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा गेहूं के लिए बहुत अच्छी है। धरातल इसमें बच्चों ऐसा होना चाहिए जिसमें जल की निकासी आराम से हो सके, मतलब पानी इसमें रुकना नहीं चाहिए, और स्लोली मतलब वॉश आउट भी ना हो और एकदम स्टैंडिंग भी ना हो, स्टैग्नेशन भी ना हो, आराम से धीरे धीरे निकल जाना चाहिए। श्रम इसमें बहुत ज़्यादा आजकल वर्तमान समय में मशीनीकरण हो गया है, इसलिए छोटे छोटे खेतों को भी मशीनों के द्वारा, छोटे छोटे हार्वेस्ट के द्वारा जोता और काटा जाने लगा है। थ्रेशर्स वगैरह के द्वारा गेहूं अलग किया जाने लगा, गेहूं का दाना अलग किया जाने लगा थ्रेशर्स के द्वारा। गेहूं अपना एक्चुअली उष्णकटिबंध, शॉर्ट आंसर में आप कह सकता है गेहूं कौन से कटिबंध की फसल है? गेहूं उष्ण और शीतोष्ण उपोष्ण कटिबंध की फसल, यानी 40 डिग्री अक्षांश तक, 40-42 डिग्री अक्षांश तक ये आसानी से उत्पन्न हो जाता है दोनों गोलार्धों में। ठीक है। और हमारे यहाँ तो तुम्हें पता है सिविलाइजेशन जो मोहनजोदड़ो की है उसके साथ हम उसको जोड़ते हैं।
वहाँ जब खुदाई हुई थी मोहनजोदड़ो की, तो वो उसमें भी गेहूँ की फसल, गेहूँ के दाने मिले थे। तो लगभग 4,500-5 हज़ार साल पुराने प्रमाण हमारे पास हैं। अब जो वर्तमान समय में दूसरा क्वेश्चन यदि आता है तो इसको यूरोपीय देशों में वसंतकालीन उपज है ना, और हमारे यहाँ शीतोष्ण मतलब मीन्स अक्टूबर आपका में अक्टूबर नवंबर में इसको बोते हैं और आपका मार्च अप्रैल में काट लेते हैं। और कुल मिलाकर बेटे भारत का जो है गेहूँ उत्पादन में वर्तमान समय में 5वां स्थान है। इसमें लगभग हमारे यहाँ 10% भूमि पर उगाया जाता है। और गेहूँ का जो हमारे यहाँ उत्पादन है वो अन्य जैसे फ्रांस है जिसमें 4,700-800 किलोग्राम प्रति हेक्टर, जापान में 3,050-55 प्रति हेक्टर गेहूँ उत्पन्न होता है, जबकि हमारे यहाँ केवल 285-300 किलोग्राम प्रति हेक्टर एवरेज उत्पादन होता है। अब बेटा डेटा बहुत चेंज हो गया। अब तक आप लोग पढ़ते आए हैं कि पंजाब वाज द मेन व्हीट प्रोड्यूसिंग बम्पर स्टेट ऑफ इंडिया, बट आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा एज़ पर 8 जून 1920 के आंकड़ों के आधार पर कि मध्य प्रदेश जो है वो 12.9 मिलियन टन्स प्रोडक्शन कर रहा है और पंजाब 12.8 कर रहा है। और इतना बम्पर अपलिफ्टमेंट 6 डेकेड से मध्य प्रदेश बहुत अच्छा लीड दे रहा है पंजाब को। पंजाब इनवाइबल रेट पे आ गया है। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे बहुत सारे कारण हैं कि लीचिंग होने की वजह से ज़मीन जो है उसकी नेचुरल प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम हो गई है। मैन्योर्स एक्सेस होने की वजह से, वाटर लॉगिंग होने की वजह से पंजाब में ये समस्या उत्पन्न हो गई है। तो अब जो मध्य प्रदेश के अंदर जो लीडिंग एरियाज डिस्ट्रिक्ट्स हैं वह हैं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, शाहजहाँपुर, देवास। ये ऐसे स्टेट्स हैं जो मैक्सिमम वीट प्रोडक्शन कर रहे हैं। ये जो स्टेट्स हैं इसमें बच्चों क्या हो रहा है कि एक तो इस बार तो कोविड होने की वजह से मंडियों में अनाज सीधे डायरेक्ट सरकार ने कम उठाया और मंडियों में अनाज को बेचा गया है काफ़ी मात्रा में। और ये जो प्रोडक्शन हुआ है कुल मिलाकर के वीट प्रोडक्शन एमपी में एस्टिमेटेड था टोटल 33.7 मिलियन टन्स, जो कि 25.3 से बढ़कर के 33.7 हो गया। और बेटा ये हुआ है 25 लाख हेक्टर क्षेत्र से, ये कल्टिवेटेड लैंड से आया है। 25 लाख हेक्टर जो लैंड है उस पर वीट की खेती 1920 में की गई है। तो कहने का मकसद ये हुआ बच्चों, कुल यहाँ पर प्रोडक्शन जो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के बहुत भयंकर एफर्ट्स से ये चीज़ हुई है। परंतु इस बार कोविड की वजह से मंडी एक्ट्स जो हैं उनसे फार्मर्स को सेल होने में थोड़ा सा वक्त लगा। और फार्मर्स जो हैं, इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं फार्मर्स अपने फसल को बहुत अच्छे से मार्केट में दे नहीं पाए। तो कुल मिलाकर के जो कुछ कलेक्टर्स हैं जिसमें शायद आपको पता हो कि वो इतना एफर्ट डाल रहे हैं कि जिससे कि फार्मर्स को परेशानी ना हो। ट्रैक्टर्स की रसीद कटने के बाद उन ट्रैक्टर्स को ही पहले लाइन में लगाकर गेहूँ खरीद रहे हैं। धान की उपज खरीदने में भी अभी रिसेंटली यही सब प्रोसीजर हो रहा है। मतलब सरकार ने राज्य सरकारों को और स्थानीय सरकारों को ये टोटल निर्देश दिए कि किसानों को किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से बच्चों ये चीज़ तो हमारी हो गई इसमें। अब आती है जीके के लिए बात बच्चों कि गेहूँ हमारे यहाँ 2 प्रकार का उत्पन्न होता है। एक पहला है चमकीले, सुडौल, मुलायम व सफ़ेद गेहूँ को, जिससे कि साधारण रोटी का गेहूँ कहते हैं, कॉमन ब्रेड व्हीट कहते हैं, या वलगेयर, याद रखना कंपटीशन के लिए, वलगेयर व्हीट की वैरायटी है। और उत्तरी भारत में जो हमारे यहाँ गेहूँ पैदा होता है वो है मैक्रानी गेहूँ, MACRONI, मैक्रानी या मैक्रोनी भी बोल सकते हैं। ये लाल रंग का होता है, छोटे दाने होते हैं, कठोर होता है और इसकी पैदावार वर्षा पर निर्भर होती है। इस प्रकार से बच्चों हमारे यहाँ गेहूँ की बॉनी मैक्सिको किस्में शरबती गेहूँ, सोनार, कल्याण सोना, सोनालिका, छोटी लरमा, हीरा, ये सब किस्में पैदा होती हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये गेहूं का आपका एक पार्ट कंप्लीट हुआ आज। थैंक यू आज के लिए।